कर्जा वसूलने वाले अब सिर्फ गुंडे नहीं आते दरवाजे खटखटाने। तो दुनिया का सारा कर्ज किसके पास है? आपके दिमाग में कोई भयानक गुंडे टाइप लोग की तस्वीर आ रही होगी, लेकिन असलियत में ये सब उससे ज्यादा बोरिंग और उलझा हुआ है। सोचो, बैंक्स, बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स और खुद देशों के बारे में, ये हैं ग्लोबल डेट गेम के बड़े खिलाड़ी। देखो, जब देशों को पैसों की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स जारी करते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा उधार पत्र है, और अंदाजा लगाओ कौन खरीदता है ये उधार पत्र? हाँ, वही बैंक्स और फंड्स जो मुनाफा कमाने की उम्मीद में होते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्त को 5 रुपए उधार देते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कि आपका दिमाग घूम जाएगा। फिर आते हैं अमीर लोग, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो भी उधार देते हैं। वो बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं और इस ग्लोबल डेट मशीन को और तेज करते हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे एक विशालकाय मकड़ी का जाला और हम उसमें फंसी हुई मक्खियां। लेकिन असली बात यह है कि ये पूरा सिस्टम बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इससे अक्सर उन लोगों को फायदा होता है जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, जबकि बाकी लोग जूझते रहते हैं। कर्ज में डूबे उधार पत्रों का समंदर। चलो दोस्तों, बात करते हैं नंबर्स की। दुनिया का कुल कर्जा $307 ट्रिलियन है, वो भी ट्रिलियन टी के साथ। ये सोचो जैसे एक स्विमिंग पूल डॉलर से भरा हो, लेकिन आपको जुपिटर जितना बड़ा पूल चाहिए होगा। अब ये सारे पैसे कौन उधार दे रहा है? चीन, जापान और हमारा प्यारा अमेरिका जैसे देश बड़े क्रेडिटर्स हैं। उनके पास उधार देने के लिए पैसे हैं और वो उसे इस्तेमाल करने से नहीं डरते। लेकिन असली झटका यह है, दुनिया की 1% सबसे अमीर आबादी के पास दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत है। जरा इस बात को समझो। इस दौरान अरबों लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वेल्थ गैप कुछ हद तक डेब्ट सिस्टम की वजह से है। जरा सोचो, जब आप कर्ज में डूबे होते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आप ब्याज चुकाने में फंसे रहते हैं, मुश्किल से गुजारा करते हैं। इस दौरान अमीर लोग अपने पैसे से और पैसा कमा रहे हैं और इस गैप को और बढ़ा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट के जादूगर, सेंट्रल बैंक्स और उनकी जादुई मशीन। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स की। वो फाइनेंशियल सिस्टम के रेफरी जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें पैसे छापने का भी अधिकार होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। वो कैश फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं और कर्ज खरीदते हैं। जब इकोनॉमी सुस्त होती है तो वो सिस्टम में पैसा डालते हैं, जिससे उधार लेना आसान हो जाता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब और ज्यादा कर्ज भी है। और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो अमीरों के लिए ये किसी बड़े सेल के साइन जैसा होता है, जो उन्हें और ज्यादा उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए इस पूरे डेट के मामले में सेंट्रल बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो इस बात पर असर डाल सकते हैं कि कितना कर्जा है और किसे इससे फायदा होता है। लेकिन क्या वो एक फेयर सिस्टम बनाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? इस पर बहस हो सकती है। अमीर और अमीर होते जाते हैं, डेब्ट और कैपिटलिस्ट गेम। बड़ा सवाल यह है, क्या कर्ज सिर्फ एक टूल है जिससे अमीर और अमीर होते जाते हैं? ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच कहूं तो अक्सर ऐसा ही लगता है। जरा सोचो, जब आप अमीरी में पैदा होते हैं तो आपको शुरुआत से ही फायदा मिलता है। आप आसानी से पैसे उधार ले सकते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी दौलत बढ़ते हुए देख सकते हैं। इस दौरान जिनके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं होती, वो अक्सर कर्ज के चक्र में फंसे रहते हैं और बराबरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। देखो, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है। ये लोगों को घर खरीदने, बिजनेस शुरू करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। लेकिन मौजूदा सिस्टम अमीरों के पक्ष में है। उन्हें कम इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स ब्रेक्स और एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम से फायदा होता है जो उन्हें टॉप पर रखने के लिए बनाया गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? खैर, सिस्टम में बस कुछ बदलाव करने से काम नहीं चलेगा। हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है कि कर्ज कैसे काम करता है, दौलत कैसे बांटी जाती है और हम सभी के लिए एक ज्यादा फेयर इकोनॉमिक प्लेइंग फील्ड कैसे बनाते हैं। क्योंकि अभी डेट गेम रिग्ड है और रूल्स बदलने का समय आ गया है।